ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व भाग बे। उसके अंदर लेसन नंबर 9 गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब। इसमें सभी पॉइंट आने वाला है। अब उसके अंदर अपने प्रस्ताव देखें तो व्यापारी पेड़िया के संस्था जो होती है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आती है और ये पेड़िया और संस्थाएं अपने वर्ष के अंत में धंधे का परिणाम जानने के लिए व्यापार खाता, लाभानी खाता और धंधे की आर्थिक स्थिति जानने के लिए आर्थिक चिट्ठा तैयार करती है। समाज में कई ऐसी संस्थाएं भी जो है कि उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, परंतु समाज की सेवा करने का, समाज के सदस्यों की सेवा और सुविधा उपलब्ध कराने का, सदस्यों का कल्याण का उद्देश्य और शिक्षण का प्रचार प्रसार करने का, अर्थात कि शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक संस्था ऐसी का विकास होता है, ऐसे का विकास होता है। जो इस प्रकार की संस्थाएं जो है इसे हम क्या कहते हैं, गैर व्यापारी संस्था कहते हैं। और ऐसी संस्थाएं उनके द्वारा चलाई जाने प्रवृत्तियों द्वारा आय भी प्राप्त करती है और उसका उपयोग समाज या संस्था के निश्चित उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। ऐसी संस्था अपना हिसाब भी रखती है जिसे गैर व्यापारी संस्था के हिसाब कहते हैं। गैर व्यापारी संस्था के हिसाब व्यापारी संस्था के हिसाब से अलग तरह का है। अपने पहले गैर व्यापारी संस्था का अर्थ और उसके लक्षण देखेंगे। उसका अर्थ है कि जिन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं परंतु समाज की सेवा करने का हो, संस्था के सदस्यों के उत्कर्ष का हो, सदस्यों के हित का हो, खेलकूद, शिक्षण, प्रचार का हो, उन्हें गैर व्यापारी संस्था के हिसाब कहते हैं। और ऐसी संस्था अपनी प्रवृत्तियों द्वारा क्या आय प्राप्त करती है और उसमें से खर्च भी करती है, परंतु उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। यानी कि गैर व्यापारी संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों की सेवा करने का, लाभ करने का उद्देश्य नहीं है। अब ऐसी संस्थाओं में कौन कौन सी है कि खेलकूद के क्लब, रॉयल्टी लायंस क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संगठनों, राजकीय संगठनों, मजदूर संगठनों, मेडिकल एसोसिएशन, सार्वजनिक अस्पताल, धार्मिक संस्थाएं, पुस्तकालय, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के लिए एसोसिएशन, अनाथ आश्रम, धार्मिक संस्था इत्यादि का समावेश करते हैं। तो यानी गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन कौन सी है तो ऊपर बताया। अब उसमें भी राजपथ क्लब, अहमदाबाद जिम खाना, मणि बहन पुस्तकालय, जीवराज मेहता हॉस्पिटल एक गैर व्यापारिक संस्था के उदाहरण है। उसका लक्षण क्या है तो सेवा का उद्देश्य। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ करने का नहीं परंतु सेवा करने का है। दूसरा व्यापार खाता, यानी कि इस संस्था व्यापार करना न होने से व्यापार खाता तैयार नहीं करते हैं, फिर भी उसके अंदर जो स्पोर्ट्स क्लब या अन्य संस्थाएं सदस्य की जो सुविधा के लिए कितनी वस्तुओं खरीद और बिक्री करते हैं इसलिए वो तैयार करते हैं। उपज खर्च खाता, उनका उद्देश्य लाभ कमाना न होने से संस्था वर्ष के अंत में लाभानी खाता नहीं बनाती है, परंतु उसके बदले प्राप्ति और भुगतान की स्थिति जानने के लिए उपज खर्च खाता तैयार करती है। यानी कि लाभानी खाता के बदले उपज खर्च खाता तैयार किया जाता है। आय और व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, यह खाता रोकड़ व्यवहार अधिक प्रमाण में होते हैं, इसलिए रोकड़ व्यवहार को लिखने के लिए रोकड़ व्यय का स्थान पे अपने प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करते हैं। और आर्थिक चिट्ठा, ऐसी संस्था वर्ष के अंत में आर्थिक स्थिति जानने के लिए आर्थिक चिट्ठा तैयार करती है। अब पूंजी फंड, अब गैर व्यापारी संस्था के पूंजी को पूंजी कोष, पूंजी फंड के स्थायी फंड के रूप में जाना जाता है। यानी गैर व्यापारी संस्था के पास में जितनी भी पूंजी है उस पूंजी को अपने पूंजी खंड, पूंजी कोष या तो स्थानिक फंड कहते हैं। शुल्क यानी लवाजम के संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य आय सदस्यों का शुल्क है। दान, सरकारी मदद, विनियोग के ब्याज की आय, डिविडेंड की आय, सखावत वगैरह द्वारा आय प्राप्त करती है। यानी लवाजम, शुल्क को लवाजम भी कहते हैं। या मुख्य आय सदस्य के पास से शुल्क द्वारा प्राप्त करते हैं, का तो दान में मिलता है, सरकारी मदद मिलती है या डिविडेंड इसके द्वारा अपने आय प्राप्त की जाती है। अब गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब
गैर व्यापारिक संस्था के मुख्य दो पद्धतियाँ हैं हिसाब तैयार करने की। गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब रखने की दो पद्धतियाँ हैं। उसमें एक व्यापारी पद्धति और दूसरी रोकड़ पद्धति। अब व्यापारी पद्धति के अंदर वर्ष के दौरान चुकाए गए खर्च, प्राप्त आय के साथ ही साथ नहीं चुकाए गए खर्च होता है, नहीं मिली आय की गणना में लेकर हिसाब तैयार किए जाते हैं। यानी कि वर्ष के दौरान जो भी खर्च चुकाए हो, जो भी आय प्राप्त हुई हो, साथ में नहीं चुकाए खर्च और नहीं चुकाए आय का भी समावेश इस हिसाबी पद्धति में हिसाब तैयार करते समय ध्यान में लिया जाता है। तो व्यापारी संस्था इस पद्धति से हिसाब तैयार करती है। अब रोकड़ पद्धति के अंदर वर्ष दौरान मात्र रोकड़ से चुकाए खर्च और प्राप्त आय को ही ध्यान में लिया जाता है। अब गैर व्यापारिक संस्था अपने मुख्यतः निम्न से हिसाब तैयार करती है। एक तो प्राप्ति भुगतान खाता, उसका दूसरा नाम आय और व्यय खाता, और दूसरा है उपज खर्च खाता, और तीसरा है आर्थिक चिट्ठा। अब प्राप्ति और भुगतान खाता को आय और व्यय खाता भी कहते हैं। यह खाता रोकड़ खाता यानी रोकड़ बही जैसे तैयार की जाती है उसी तरह से प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है। इसमें रोकड़ और बैंक का शेष तथा रोकड़ आय और रोकड़ व्यय का लेखा किया जाता है। अब उपज खर्च खाता, यह खाता व्यापारी संस्था के लाभ हानि खाते जैसा ही है। जिस प्रकार लाभ हानि खाता अपने तैयार करते उन्हीं नियमों के आधार पर अपने उपज खर्च खाता तैयार करते। उसमें चालू वर्ष की मात्र राजस्व आय और चालू वर्ष में मात्र राजस्व खर्च दर्शाए जाते हैं, और जो परिणाम आता है उपज की खर्च के सामने अपेक्षा वृद्धि तो आर्थिक चिट्ठे में जो पूंजी कोष में जोड़ा जाता है, और जो खर्च का उपज की अपेक्षा में वृद्धि हो तो आर्थिक चिट्ठा में पूंजी कोष में से घटाया जाता है। अब विकल्प के रूप में जो उपज खर्च खाता की शेष उपज की वृद्धि या खर्च की वृद्धि आर्थिक चिट्ठे में अलग दर्शाई जाती है। यानी कि उपज खर्च खाता में जो अपने लाभ हानि खाता तैयार करते हैं, जो भी लाभ होता है तो अपने पूंजी के अंदर जोड़ते हैं और हानि होती है तो घटाते हैं। इस तरह से यहाँ पर पूंजी कोष में से जोड़ा जाता है जो उपज की खर्च के सामने अपेक्षा वृद्धि हो तो, और खर्च का उपज में वृद्धि हो तो आर्थिक चिट्ठे में से पूंजी कोष में से अपने घटाते हैं। अब लास्ट आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं कि गैर व्यापारिक संस्था वर्ष के अंत में संस्था की आर्थिक स्थिति जानने के लिए आर्थिक चिट्ठा तैयार करती है। इस संस्था में पूंजी को पूंजी कोष, पूंजी फंड, स्थायी फंड के रूप में जाना जाता है। शेष विवरण व्यापारिक संस्था के आर्थिक चिट्ठा जैसा ही है। उदाहरण के तौर पे अपने बोले तो संपत्तियाँ, अग्रिम प्राप्त आय, मिलनी शेष आय, अग्रिम चुकाया खर्च, चुकाना बाकी खर्च, लेना देना इत्यादि का समावेश, और उपज खर्च खाते में प्राप्त उपज का खर्च की अपेक्षा वृद्धि आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में पूंजी कोष में जोड़ा जाता है, और खर्च का उपज की अपेक्षा वृद्धि आर्थिक चिट्ठे दायित्व पक्ष में पूंजी कोष में से घटाया जाता है। अब इसमें अंतर बताया है कि व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था के बीच कौन सा अंतर है। तो पहला है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो व्यापारिक संस्था का उद्देश्य क्या होता है, माल की खरीद बिक्री करना, अन्य व्यापारिक प्रवृत्तियों के द्वारा लाभ प्राप्त करना, उसे व्यापारिक संस्था कहते हैं। यानी कि व्यापारिक संस्था खरीद और बिक्री और अन्य प्रवृत्तियाँ व्यापारिक प्रवृत्तियों के द्वारा लाभ प्राप्त करती है, उसे व्यापारिक संस्था कहते हैं। जबकि गैर व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ करना नहीं है परंतु सेवा, समाज सेवा का है, उसे गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि व्यापार खाता। व्यापारिक संस्था के अंदर वर्ष के अंत में सकल लाभ या सकल हानि जानने के लिए अपने व्यापार खाता तैयार करते हैं। जब गैर व्यापारिक संस्था के अंदर लाभ का उद्देश्य न होने के कारण तथा माल का क्रय विक्रय न होने से यह व्यापार खाता तैयार नहीं किया जाता है गैर व्यापारिक संस्था में। अब व्यापारिक संस्था के अंदर धंधे का वर्ष के अंत में धंधा या संस्था का परिणाम जानने के लिए लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है।
गैर व्यापारिक संस्था उपज और खर्च की वृद्धि जानने के लिए उपज खर्च खाता तैयार करते हैं। अब परिणाम की पहचान करने के लिए व्यापारिक संस्था का परिणाम शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहलाती है। अपने लाभ हानि खाता तैयार करते हैं तो उसके ऊपर से अपने शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्राप्त होती है। अब गैर व्यापारिक संस्था के परिणाम के अंदर जो उपज खर्च खाता तैयार किया जाता है तो उपज की खर्च की अपेक्षा वृद्धि या खर्च की उपज के अपेक्षा वृद्धि कहलाती है। अब व्यापारिक संस्था की मुख्य आय माल की बिक्री है। अब गैर व्यापारिक संस्था की मुख्य आय का माध्यम सदस्य के पास से शुल्क, प्रवेश फीस, दान और अन्य मुख्य प्रवृत्तियों से मिलने वाली आय है। अब व्यापारिक संस्था के अंदर वे वार्षिक हिसाबों में अपने व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं, जबकि गैर व्यापारिक संस्था के वार्षिक हिसाबों में उपज खर्च खाता, आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। रोकड़ शेष जानने के लिए रोकड़ व्यवहारों के लिए प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है। अब व्यापारिक संस्था में संपत्तियों में से दायित्व घटाने के बाद अंतर की रकम पूंजी मालिकों का विनियोग अंतर की रकम पूंजी कहलाती है, जबकि गैर व्यापारिक संस्था में संपत्तियों में से दायित्व घटाने के बाद अंतर की रकम का पूंजी कोष या स्थायी फंड कहते हैं। अब रोकड़ व्यवहार के अंदर व्यापारिक संस्था में रोकड़ लेन देन के लिए व्यवहारों का लेखा करने के लिए रोकड़ बही तैयार की जाती है और गैर व्यापारिक संस्था वर्ष के अंत में रोकड़ लेन देन के व्यवहारों के लिए प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करती है। अब अपने आय का वर्गीकरण, आय का दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक तो पूंजी आय और राजस्व आय। पूंजी आय के अंदर जो आय संस्था को बार बार नियमित रूप से न मिलती हो तथा जिस आय का लाभ धंधे को लंबे समय तक मिलने वाला हो तो उसे अपने पूंजी आय कहते हैं। यानी कि जो आय संस्था को बार बार नियमित रूप से नहीं मिलती हो तथा आय का लाभ संस्था को लंबे समय तक मिलने वाला हो तो उसे अपने पूंजी आय कहते हैं और उसका विशिष्ट उद्देश्य के लिए दान, प्राप्त वसीयत, आजीवन सदस्य पद, आजीवन शुल्क, सखावत, ली लोन इत्यादि का समावेश होता है। अब गैर व्यापारिक संस्था में प्राप्त किए गए ऋण के अलावा पूंजी आय जैसे कि दान, वसीयत इत्यादि पूंजीकृत किया जाता है, इसलिए पूंजी कोष में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त इनामी फंड, निर्माण फंड, आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में पूंजी कोष में अलग दर्शाया जाता है। अब राजस्व आय किसे कहते हैं? तो जो आय संस्था को नियमित रूप से मिला करती हो और संस्था की प्रवृत्ति में से मिलती हो तो उस आय को अपने राजस्व आय कहते हैं। जैसे कि सदस्यों का वार्षिक शुल्क, फीस, विनियोग पर ब्याज, रद्दी का विक्रय, मनोरंजन कार्यक्रम की आय, खेल कूद के मैदान की किराए की आय, हॉल का किराया, लॉकर का किराया, सदस्यों को कीमत लेकर उपलब्ध कराई जाती सुविधाएं से होने वाली आय, सरकार के पास से प्राप्त मदद, ग्रांट, सब्सिडी इत्यादि। अब गैर व्यापारिक संस्था में राजस्व आय उपज खर्च खाता में जमा पक्ष में दर्शाई जाती है। अब अपने पूंजी आय और राजस्व आय के बीच अंतर। पूंजी आय और राजस्व आय। पूंजी आय का अर्थ देखें तो जो आय संस्था को बार बार या नियमित रूप से मिलती न हो और जिस आय का लाभ संस्था को लंबे समय तक मिलने वाला हो तो उसे पूंजीकृत किया गया हो तो उसे पूंजी आय कहते हैं। यानी पूंजी आय के अंदर क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जो आय अपने बार बार के नियमित रूप से प्राप्त न हो और इस आय जो प्राप्त होती है उसका लाभ अपने लंबे समय तक प्राप्त होता है तो उसे अपने पूंजी आय कहते हैं। जबकि राजस्व आय के अंदर जो आय संस्था को नियमित रूप से मिला करती हो और सामान्य संस्था की प्रवृत्ति में से प्राप्त होती हो तो उस आय को अपने राजस्व आय कहते हैं। एक तो राजस्व आय में आय नियमित रूप से मिलती है और संस्था की प्रवृत्तियों में से आय प्राप्त होती है तो उसे अपने राजस्व आय कहते हैं।
दूसरा है कि उद्देश्य क्या है। तो पूंजी आय का उद्देश्य दीर्घकालीन समय के लिए कोष प्राप्त करना है, यानी दीर्घकालीन समय के लिए पूंजी प्राप्त करना है। राजस्व आय का उद्देश्य नियमित आय प्राप्त करना है। तीसरा है कि हिसाबों का प्रस्तुतीकरण। पूंजीकृत पूंजी आय आर्थिक चिट्ठे में अपने दायित्व पक्ष में दर्शाई जाती है। राजस्व आय उपज खर्च खाते में जमा पक्ष में दर्शाई जाती है। अब पूंजी आय खाते का शेष प्रतिवर्ष आगे लिया जाता है और राजस्व आय उपज खर्च खाते ली जाती है। और उसका उदाहरण के रूप में पूंजी आय का उदाहरण पूंजीकृत वसीयत, निश्चित उद्देश्य के लिए दान, सखावत, संपत्ति विक्रय किया इत्यादि है। अब राजस्व आय का उदाहरण क्या है कि शुल्क, लॉकर का किराया, हॉल का किराया, रद्दी का विक्रय इत्यादि है। अब अपने खर्चों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। पूंजी खर्च, राजस्व खर्च और पूंजी खर्च, राजस्व खर्च और एक प्रसारित राजस्व और विलंबित राजस्व खर्च। और पहले अपने देखते हैं कि पूंजी खर्च किसे कहते हैं। जो खर्च धंधे में नियमित रूप से जो खर्च धंधे में नियमित रूप से न किया जाता हो और जिसका लाभ संस्था को लंबे समय तक मिलता हो तथा जिसके द्वारा संस्था को स्थायी रूप से संपत्ति प्राप्त होती हो, तो उसे पूंजी खर्च कहते हैं। यानी खर्च नियमित रूप से न किया जाता हो, जिसका लाभ संस्था को लंबे समय तक मिलता हो और ऐसी संस्था को अस्थायी स्वरूप की संपत्ति की प्राप्ति हो, तो उसे पूंजी खर्च कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जमीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, विनियोग, एक्सरे मशीन, खेलकूद के साधन इत्यादि। अब पूंजी खर्च आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है, यानी संपत्ति की खरीदी के अलावा उसका स्थापना खर्च, संपत्ति की खरीदी के समय किया जाता स्टैम्प फीस, दस्तावेज, संपत्ति कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, ऐसे परिवर्तन करने के लिए किया गया खर्च पूंजी खर्च गिना जाता है, जिसे संबंधित संपत्ति में अपने जोड़ते हैं। अब राजस्व खर्च का दूसरा नाम मसूली खर्च। संस्था की दिन प्रतिदिन की प्रवृत्ति चलाने के लिए जो खर्च नियमित रूप से होता हो तथा जिस खर्च का लाभ संस्था को चालू वर्ष दौरान ही मिलने वाला हो, तो उसे राजस्व खर्च कहते हैं। राजस्व खर्च यानी कि जो प्रतिदिन प्रवृत्ति चलाने के लिए जो खर्च नियमित रूप से होता हो, उसका खर्च का लाभ संस्था को चालू वर्ष दरमियान ही मिलने वाला हो, तो उसे राजस्व खर्च कहते हैं। जैसे वेतन, किराया, कर, बीमा, डाक खर्च, टेलीफोन खर्च, स्टेशनरी छपाई, मनोरंजन कार्यक्रम का खर्च, सामायिकों का शुल्क, संपत्ति का मरम्मत खर्च, घिसाई, मैदान निभाव खर्च इत्यादि। अब तीसरा पॉइंट के अंदर अपने पूंजी खर्च और राजस्व खर्च के बीच अंतर। अपने पूंजी खर्च किसे कहते हैं कि जो खर्च धंधे में नियमित रूप से न किया जाता हो और जिसका लाभ संस्था को लंबे समय तक मिलने वाला हो, तो उसे पूंजी खर्च कहते हैं और स्थायी स्वरूप की संपत्ति प्राप्त होती है। अब राजस्व खर्च के अंदर क्या होता है कि संस्था को रोज़-बरोज़ की जो प्रवृत्तियाँ चलाने के लिए जो खर्च किया जाता है, नियमित रूप से किया जाता हो, तो उस खर्च का लाभ संस्था को चालू वर्ष दौरान ही मिलने वाला हो, तो उसे राजस्व खर्च कहते हैं। अब पूंजी खर्च का उद्देश्य क्या है कि पूंजी खर्च का उद्देश्य स्थायी संपत्ति प्राप्त करके उसकी मदद से सुविधा उपस्थित करने या आय प्राप्त करने का है, जबकि राजस्व खर्च का उद्देश्य संस्था की प्रवृत्ति चलाने का होता है। तीसरा है कि हिसाबों में प्रस्तुतीकरण। तो पूंजी खर्च आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्शाते हैं, यानी संपत्ति लेना पक्ष में दर्शाते हैं, जबकि राजस्व खर्च उपज खर्च खाते में
उधार पक्ष में दर्शाते हैं। अब शेष, इस खाते का शेष प्रति वर्ष आगे ले जाया जाता है, यानी पूंजी खर्च के अंदर जो भी शेष आती है तो आगे के वर्ष ले जाया जाता है। और राजस्व खर्च उपज खर्च खाते में ले जाया जाता है। यहाँ पे उदाहरण है स्थायी संपत्तियों में जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर की खरीदी, संपत्ति स्थापना का खर्च, उसे पूंजी खर्च में ध्यान में लिया जाता है। अब राजस्व खर्च के उदाहरण के अंदर रोज़ बरोज़ के प्रतिदिन जो खर्च किए जाते हैं, वेतन है, स्टॉक खर्च है, स्टेशनरी छपाई खर्च इत्यादि को राजस्व खर्च में समावेश करते हैं। अब चौथा पॉइंट जो है कि प्रसारित राजस्व खर्च या विलंबित राजस्व खर्च। अब राजस्व खर्च या लाभ जिस वर्ष में वह चुकाया गया हो उस वर्ष में मिलता है, यानी राजस्व खर्च या लाभ जिस वर्ष में वह चुकाया गया हो उस वर्ष में ही मिलता है। परंतु कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिसका लाभ जिस वर्ष में खर्च चुकाया गया हो उस वर्ष के अलावा उसके बाद के कुछ वर्षों तक भी मिलता रहता है। इसलिए यह खर्च जिस वर्ष में किया गया हो उस वर्ष संपूर्ण राजस्व के रूप में अभिलिखित करने के बदले उसका लाभ जितने वर्षों तक मिलने की संभावना हो तो उतने वर्षों में बांट देने का निर्णय लिया जाता हो तो उतने वर्ष में प्रमाणसर हिस्से में बांटकर अभिलिखित किया जाता है। इस खर्च को प्रसारित राजस्व खर्च या विलंबित राजस्व खर्च कहते हैं। विलंबित राजस्व खर्च कहते हैं अभिलिखित रकम उपज खर्च खाते में उधार पक्ष में दर्शाई जाती है। जैसे खर्च का जो लाभ अभिलिखित न किया गया हो उसे आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। मानो के मकान रंग रोगान का खर्च, मैदान लेवलिंग खर्च इत्यादि। अब आगे गैर व्यापारी संस्थाओं के हिसाबों में प्रविष्टि होने वाली विशिष्ट बातें। अपने पूंजी कोष या पूंजी फंड या स्थायी विशेष उद्देश्य के लिए फंड सिवाय की संस्था को प्राप्त पूंजी आय अथवा पूंजीकृत की रकमें इस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जाती है, यानी कि पूंजी कोष में जोड़ी जाती है। उपज खर्च खाते में उपज की खर्च की अपेक्षा वृद्धि पूंजी कोष में जोड़ी जाती है और खर्च का उपज की अपेक्षा वृद्धि पूंजी कोष में से घटाया जाता है। कई बार उपज का खर्च की अपेक्षा वृद्धि पूंजी कोष में जोड़ना और खर्च का उपज की अपेक्षा वृद्धि घटाने के बदले उपज खर्च खाते आने वाली वृद्धि एकत्रित स्तर पर आर्थिक चिट्ठे में अपने दायित्व पक्ष में अलग बताते हैं। अब संबंधित वर्ष का उपज की वृद्धि उसमें जोड़ेंगे, खर्च की वृद्धि उसमें से घटाई जाती है। उपज की वृद्धि को वृद्धि और खर्च की वृद्धि को कमी के रूप में जाना जाता है। अब अपने शुल्क, लवाजम या सदस्य फीस या सदस्यता शुल्क। अब सामान्य रूप से संस्था अपने सदस्य के पास से सदस्य पद चालू रखने के लिए प्रतिवर्ष नियमित रूप से निश्चित किया हुआ शुल्क या सदस्य फीस वसूल करती है। संस्था के लिए आय का मुख्य साधन है। इस आय को राजस्व आय के रूप में गिनकर उपज खर्च खाते में उपज पक्ष में दर्शाते हैं, यानी जो सदस्य बनता है उसके पास से सदस्य फीस वसूल की जाती है जो प्रति वर्ष के रूप में ली जाती है, तो उसकी आय निश्चित रूप से अपने वसूल करते हैं, तो उस आय को अपने उपज खर्च खाते में उपज पक्ष में दर्शाते हैं। अब दूसरा है दाखिल फीस या प्रवेश फीस। अब संस्था के नए सदस्यों को सभ्य बनने के लिए प्रवेश के समय दाखिल फीस या प्रवेश फीस भरनी पड़ती है। संस्था के संविधान में निश्चित हुए नियम के अनुसार प्रवेश फी की आय को पूंजी आय या राजस्व आय के रूप में गिनी जाती है। कभी कभी खर्च सूचना के अनुसार प्रवेश फी की अमुक भाग की रकम पूंजी आय के रूप में और अमुक भाग की रकम राजस्व आय के रूप में गिनी जाती है। किसी भी प्रकार की सूचना दी हो
तो प्रवेश फी की आय को राजस्व आय के रूप में ही गिनी जाएगी। यानी प्रवेश फी के अंदर लिखा हो कि 50% प्रवेश फीस के रूप में और बाकी की राजस्व आय के रूप में। जिस तरह से सवाल में दिया उस तरह से अपने प्रवेश फी की गणना करते हैं। उस तरह अभी आगे का पॉइंट है आजीवन सदस्य फीस। कुछ सदस्य प्रति वर्ष संस्था को फीस चुकाने के बदले संस्था के निश्चित की रकम एक साथ चुका दी गई हो तो आजीवन सदस्यता प्राप्त करता है। अन्य सूचना न दी गई हो तो आजीवन सदस्य फीस पूंजी आय गिनकर आर्थिक चिट्ठे में पूंजी कोष में जोड़ते हैं। इस तरह से दान को सखावत भी कहते हैं। दान की आय पूंजी आय गिनकर पूंजी कोष में जोड़ी जाती है। यदि संस्था को नियमित दान मिलता हो तो उसे राजस्व आय के रूप में उपज पक्ष में दर्शाते हैं। यदि संस्था को कभी कभार दान मिलता हो और दान के संदर्भ में कोई सूचना न हो तो वह दान की आय पूंजी आय के रूप में आर्थिक चिट्ठे में पूंजी कोष में जोड़ी जाती है। कोई विशेष उद्देश्य के लिए दान मिलता हो तो उसे पूंजी आय के रूप में आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में पूंजी कोष में अलग निश्चित कोष खाते दर्शाया जाता है। आगे के विशिष्ट उद्देश्य के लिए फंड प्राप्त किया हो कि विशेष उद्देश्य के लिए दान या सखावत मिला हो तो उसका उपयोग संबंधित उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। उस प्रकार के दान की रकम आर्थिक चिट्ठे में अपने पूंजी कोष में न जोड़कर अलग निश्चित फंड में दर्शाते हैं, जैसे कि प्रमुख सम्मान फंड, इनाम फंड, मकान फंड इत्यादि। जब कोई खर्च किया जाए तब उसे उपज खर्च खाते नहीं दर्शाया जाता है, परंतु आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में संबंधित फंड में से घटाकर दर्शाते हैं। जैसे इनाम के लिए फंड मिला हो तो इनाम का खर्च आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में इनाम फंड में से घटाकर दर्शाते हैं। यदि फंड की रकम का निश्चित प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोग किया हो तो प्राप्त ब्याज की रकम संबंधित फंड में जोड़ी जाती है। यदि विशेष फंड की रकम की अपेक्षा इस संदर्भ में किया गया खर्च अधिक हो तो अतिरिक्त रकम को राजस्व खर्च गिनकर उपज खर्च खाते में उधार किया जाता है। वसीयत। जब कोई व्यक्ति वसीयतनामा यानी विल द्वारा अपनी संपत्ति संस्था को विरासत में दे तब संस्था के लिए वह रकम पूंजी आय के रूप में पूंजी कोष में जोड़ी जाती है। लॉकर का किराया। क्लब अपने सदस्यों को खेलकूद के साधनों, कपड़े की जोड़ी, अन्य सामान व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से रख सके उसके लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध करते हैं। सदस्य अपना सामान इन लॉकर में रख सकते हैं। यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्लब सदस्य के पास से किराया वसूल करती, जिसे लॉकर का किराया कहा जाता है। लॉकर का किराया संस्था के लिए राजस्व आय गिनी जाती है। अब अपने यहाँ पे आय और खर्च का वर्गीकरण, पूंजी आय, राजस्व आय, पूंजी खर्च, राजस्व खर्च ने प्रसारित राजस्व खर्च। अब पूंजी आय के अंदर आजीवन सदस्य फीस, प्रवेश फीस सूचना अनुसार, दान, सखावत, वसीयत, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान, संपत्ति का विक्रय, पूंजी कोष, ली हुई लोन, इसको अपने पूंजी आय में समावेश करेंगे। राजस्व आय में किसका समावेश है कि सदस्यों का शुल्क, प्रवेश फीस सूचना के अनुसार, प्राप्त किराया, मैदान का किराया, मैदान की आय, हॉल का किराया, संपत्ति बिक्री का लाभ, विनियोग का ब्याज, बैंक ब्याज, बस्ती का विक्रय, कैंटीन की आय, लॉकर का किराया, सरकारी ग्रांट सब्सिडी, भाषण की आवक, नाटकों की टिकटों का विक्रय, खेल कूद के पुराने साधनों का विक्रय, दान सखावत की छोटी रकम, मनोरंजन कार्यक्रम की आय। ये जो राजस्व आय में। अब पूंजी खर्च, संपत्ति की खरीदी, मकान, फर्नीचर, मैदान, जमीन, खेलकूद के साधन, पुस्तकों की खरीदी,
विनियोग की खरीदी, नए मकान का रंग दुकान का खर्च, संपत्ति कार्यक्षमता में वृद्धि करने का खर्च, विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया खर्च, बिजली कनेक्शन खर्च, स्विमिंग पूल का खर्च, एक्सरे मशीन की खरीदी, ये पूंजी खर्च में आता है। राजस्व खर्च के अंदर बीमा प्रीमियम, बीमा कर, विज्ञापन खर्च, मरम्मत खर्च, डाक खर्च, स्टेशनरी छपाई, वेतन, प्रबंधकीय खर्च, मैदान खराबत खर्च, फुटकर खर्च, मनोरंजन कार्यक्रम खर्च, ग्राहकों का खर्च, संपत्ति विक्रय की हानि, घिसाई, कैंटीन खर्च, ग्राउंड बैंड का वेतन, टेलीफोन बिल, वर्तमान पत्र, सामयिक का लवाजम। अब प्रसारित राजस्व खर्च में रंगोगान खर्च और मैदान लेवलिंग खर्च का समावेश होता है। अब अपने गैरपाई संस्था की विविध आय खर्च को उनके प्रसार के अनुसार वर्गीकृत करने का निम्न अपने उदाहरण है। पहला उदाहरण है, अब आगे लिखेंगे। पहले तो तुमको राजस्व आय, पूंजी आय, राजस्व खर्च, पूंजी खर्च, इसके बारे में परिभाषा याद करोगे, समझोगे तो उसका वर्गीकरण करना इजी पड़ता है। जो थियरी चलाई है वो लिख कर याद करना।